नमस्कार दोस्तों, देखिए कॉम्पेंसेशन ग्राउंड अपॉइंटमेंट लेके मेरे पास बहुत सारा रिक्वेस्ट है कि इसके बारे में क्या रूल्स है, क्या अपडेट हुआ है लेटेस्ट, ये जानकारी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एक कॉर्पोरेट ऑफिस के द्वारा बीएसएनएल का लेटर किया गया है जो इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन 3 से, और वो इस बारे में कि कैसे सीजीए जो केस है कॉम्पेशनट ग्राउंड अपॉइंटमेंट, तो उसको कैसे हैंडल करना है उसका इंस्ट्रक्शन है और सभी टेलीकॉम हेड्स को दिया गया है। तो यहाँ पे इस चिट्ठी में ये बोला गया है कि बहुत सारा सर्कल्स में ये जो सीजीए रिलेटेड केसेस है वो पेंडिंग है और उसको क्लियरली ना करने की वजह से कोर्ट से बार बार नोटिस आता है, जहाँ पे ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से नोटिस आता है और केस डिले होने की वजह से डिपार्टमेंट को बाद में अपॉइंटमेंट देना पड़ता है, कॉम्पेंसेशन देना पड़ता है। तो इसीलिए जो कॉम्पेशनट ग्राउंड अपॉइंटमेंट से उसका जो भी सर्विस रिलेटेड जितना भी डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम जितना भी आया है उसका एक संकलन करके और हाई कोर्ट का जो भी ट्रिब्यूनल से उसको संकलन करके दे दिया गया है कि जब भी ऐसा केस आया तो सर्कल में बीए लेवल्स में बीएसएनएल का जो स्टाफ ये चीज़ को हैंडल करते हैं एडमिन सेक्शन में, तो वो लोग सेंसिटाइज करे और कोई टाइम लैप्स के बिना, ओमिशन फेलियर के बिना ये सब चीज कोर्ट में जमा करे। तो इसमें बीएसएनएल का जो केस है वो पुख्ता होगा और कॉम्पेशनट ग्राउंड जो अपॉइंटमेंट है वो ना देने का ही। देखिए ये जो बीएसएनएल या कोई भी गवर्नमेंट चाहता है कि पैसा ना देना पड़े, तो पैसा ना देने के लिए ये जो सीजीए केस है जैसे ना देना पड़े उसके लिए ही प्रयास एडमिन सेक्शन से ज्यादातर होता है। दुख का विषय है क्योंकि इसका जो उद्देश्य था कि फाइनेंशियल असिस्टमेंट, कोई अगर गुजर जाता है तो जो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस होता है उसको लघु करने के लिए, मगर ऐसा है फाइनेंशियल बीएसएनएल का कंडीशन की वजह से कॉम्पेशनट ग्राउंड बहुत दिन से पेंडिंग है। तो देखिए अभी हम लोग जानेंगे ये जो कॉम्पेशनट ग्राउंड अपॉइंटमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट इसके बारे में क्या ऑर्डर है और बीएसएनएल भी इसके बारे में क्या ऑर्डर किया है। तो जो डीपी गाइडलाइन, जो डॉट का गाइडलाइन और जो आपका बीएसएनएल का गाइडलाइन, तीनों आप जान लेंगे तो कॉम्पेशनट ग्राउंड अपॉइंटमेंट लेके पूरा क्लैरिटी आपका आ जाएगा और अभी किस परिस्थिति में है ये चीज भी आप जान लीजिएगा इस वीडियो के द्वारा। तो आप ये वीडियो को जरूर जितना भी जरूरतमंद लोग हैं सबसे साथ शेयर कीजिए क्योंकि ये चीज से लोगों को फायदा मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में। देखिए पहले हम लोग जो ऑर्डर लेके डिस्कस करेंगे ये डीओपीटी का ऑर्डर है और इसमें क्या है कि ये आपका जो ऑर्डर है ये ऑर्डर है आपका 98 का। ठीक है, तो जहां पे कॉम्पेशनट ग्राउंड अपॉइंटमेंट्स का जो रिवाइज्ड स्कीम है वो बोला गया है और उसमें क्या बोला गया है कि ग्रुप सी और डी जो एम्प्लॉइज हैं वो लोगों के लिए है। और इसमें जो चीज बोला गया है कि पिछला जितना भी चिट्ठी इस बारे में स्कीम के बारे में था वो सब सुपरसीड करके वो सबको बंद करके उस सबको रद्द करके नया वाला स्कीम आपको लाया गया है। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे बोला गया है आपका जो कॉम्पेशनट ग्राउंड अपॉइंटमेंट से वो आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का 5% होगा। ठीक है, 5% वैकेंसी ऑफ द डायरेक्ट वैकेंसीज, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का वैकेंसीज। ठीक है, तो कोई भी कैडर में सोचिए, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि सोचिए जो टीएम कैडर, पहले जो टीएम कैडर होता था, जो आरएम कैडर होता था, तो उसमें अगर आपका टोटल स्ट्रेंथ है आपका 100, तो आपका कॉम्पेशनट ग्राउंड अपॉइंटमेंट के लिए 5 ही वैकेंसी उपलब्ध होगा। तो इसके लिए अलग से आपको वैकेंसी देना पड़ेगा। और देखिए ये जो डिटेल कंडीशन है ये यहाँ पे बोला गया है, जैसे ये किस किस के लिए लागू होगा, जो विडो है, जो विधवा है उनके लिए लागू होगा, मिसिंग एम्प्लॉइज का जो परिवार में जो है उनके लिए लागू होगा और डिपेंडेंट्स के लिए लागू होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक केस का भी जिक्र कर दिया गया है जो उमेश कुमार नागपाल एंड LIC वर्सेस आशा रामचंद्रा अंबेडकर। तो ये जो केस है, जिस केस में ये बोला गया है कि कॉम्पेशनट ग्राउंड अपॉइंटमेंट इज नॉट ए वेस्टेड राइट बट ए वेलफेयर मेजर टू एलिविएट इमीडिएट हार्डशिप, यानी कि ये आपका कोई
राइट नहीं है, ये आपका हक नहीं है, जैसे ये वेस्टेड राइट। तो देखिए यहाँ पे ये चीज भी याद करना चाहिए कि जैसे हम लोगों का जो भारत का संविधान है वहाँ पे दो हिस्सा होता है, एक होता है फंडामेंटल राइट, ठीक है, और एक होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो जो फंडामेंटल राइट होता है वो क्या होता है, वो इन्फोर्सेबल होता है कोर्ट में और वो आपका हक है। मगर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है तो डीपीएसपी आपका क्या होता है, कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं होता है, मगर वो एज ए वेलफेयर स्टेट का मेजर है। वैसे ही कॉम्पेशनर ग्राउंड जो अपॉइंटमेंट है ये आपका डीपीएस की मेजर है। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि हमको कॉम्पेशनर अपॉइंटमेंट देना है, मगर ये देना चाहिए कोई भी पीएसयू को, सरकारी संस्था को, क्योंकि सरकारी संस्था या पीएसयू का काम सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, एक वेलफेयर मेजर जो हमारा संविधान में इंश्राइंड है उसका भी यहाँ पे होता है। जैसे आपका आर्टिकल 38 से आपका 51 तक आपका डीपीएसपी होता है, वैसे ही वहाँ पे भी ये सब चीज बोला गया है, ये सब वेलफेयर मेजर्स में, तो ये सब चीज को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे और एक चीज बोला गया है कि जो विडो अपॉइंटमेंट है कॉम्पेशनर ग्राउंड में, वहाँ पे अगर वो जो विडो है उनका अगर मैरिज भी हो जाता है तब भी उनको कॉम्पेशनर ग्राउंड अपॉइंटमेंट देना है। और जो मिसिंग पर्सन है, अगर मिसिंग एम्प्लॉय का केस में आपका 2 साल मिसिंग होना पड़ेगा, डिसअपियरेंस आपका 2 साल होना पड़ेगा, और आपको एफआईआर का कॉपी, एफआईआर आपको दर्ज करा के उसका कॉपी अटैच करना पड़ेगा, और एम्प्लॉय जैसे अनट्रेसेबल है ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, और इस जो जेन्युइननेस है टोटल चीज का वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को देखना पड़ेगा। तो इसमें जो भी फ्रॉड होता है, जो भी टेररिज्म, वॉलेंटरी एब्सकॉन्डिंग, ये सब जैसे ना हो, इसको एक्सक्लूड करने के लिए ये मेजर किया गया है। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट ऑर्डर की ओर बढ़ते हैं। ध्यान रखिए ये ऑर्डर 98 का है, तो ये डॉट टाइम का ऑर्डर है, तब बीएसएनएल का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। अभी हम लोग जो देखेंगे ऑर्डर वो बीएसएनएल फॉर्मेशन हो गया है, और ये ऑर्डर आपका 2007 का ऑर्डर है, और ये टाइम स्पेसिफिक केस के लिए है। तो इसमें भी 5% कोटा फिलअप करने के लिए जो बोला गया है, तो इसमें क्या बोला गया है कि नो न्यू कॉम्पेशनर अपॉइंटमेंट केस। तो जो एक टाइम लिमिट दे दिया गया है कि दिसंबर 27, 2006, इसके बाद और आप सीजीए केस मत टेक ओवर कीजिए, ठीक है। इससे पहले जो डेथ केसेस है उसमें ही आप सीजीए को लागू कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे 5% कोटा में एक वेटिंग लिस्ट बनाने के लिए भी बोला गया है, और एक सर्कल हाई पावर्ड कमिटी CHPC फॉर्म करने के लिए बोला गया है, और इसका गाइडलाइन कॉर्पोरेट ऑफिस से तहत होगा। नेक्स्ट जो चिट्ठी है ये भी 2007 का चिट्ठी है। तो इसमें क्या है, इसमें जो दिसंबर 2006 का जो ऑर्डर है उसके तहत हुआ है, और इसको क्या किया है फरवरी 23, 2007 तक इसका टाइम लिमिट नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट जो है उसके लिए किया गया है, और जो 5% सीजीए कोटा जैसे था वैसे ही है। और आपका जो वेट लिस्टेड कैंडिडेट है दिसंबर 26 तक उनका वैकेंसी 5% में आपका कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। फिर 2007 का एक ऑर्डर है, तो इसमें क्या हुआ है, इसमें आके आता है जो वेटेज परसेंटेज सिस्टम WPS यहाँ पे लागू हो रहा है। तो इसमें क्या है कि जो DOPT का 1998 का जो गाइडलाइन है उसी के तहत एक वेटेज पॉइंट सिस्टम आपका यहाँ पे लागू करने का बात बोला गया है, और एक किसके तहत होगा, जो फैमिली इनकम है, डिपेंडेंस, हाउसिंग, मतलब कौन सा घर में रहते हैं, कच्चा मकान, पक्का मकान, लायबिलिटीज क्या है, टर्मिनल बेनिफिट क्या मिला है, मतलब जब वो चले गए, कोई एम्प्लॉय मर गए तो उनको टर्मिनल बेनिफिट क्या मिला है, ये सब देख के आपको एक स्कोर देना है। आउट ऑफ 100 अगर स्कोर 55 से ज्यादा होगा तभी उनको प्राइमर फेसी एलिजिबल माना जाएगा, और उस केस को रेफर कर दिया जाएगा ये जो कॉर्पोरेट हाई ऑफिस हाई पावर्ड कमिटी COHPC, इसको रेफर कर दिया जाएगा। अगर 54 या इससे कम यानी कि 55 से अगर कम होता है तो आउटराइटली उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा सर्कल लेवल से, ठीक है। तो ये जो सिस्टम आया ये 2007
2007 में आपका ये सिस्टम आया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि और एक बात आया, 2000 डीओपीटी का एक गाइडलाइन आया 2012 में। तो इसमें क्या बोला गया कि जो 3 साल का एक, तो बाद में धांधली जैसे पकड़ा गया, तो यहाँ पे जो 3 साल का जो लिमिट है, ठीक है, इसको नॉलिफाई कर दिया गया कि आप 3 साल के अंदर जो हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी जजमेंट है, इसको मद्देनजर रखते हुए तो बोला गया कि आप सब चेक करके तभी सीजीए अपॉइंटमेंट दीजिए। आपको 3 साल के अंदर ही सीजीए अपॉइंटमेंट देने का जो जरूरत है। इसका मेन कारण था कि फैमिली का जो अर्थनैतिक जो प्रॉब्लम हो रहा है, फाइनेंशियल जो डिस्ट्रेस हो रहा है, उसको कम करने के लिए। मगर आप सब चेक करके दीजिए। अगर चेक करके 3 साल के अंदर दे सकते हैं तो बहुत अच्छा बात है। मगर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैनेजमेंट को एक स्कोप मिल जाता है ये चीज को डिले करने का। ठीक है, देखिए हम लोग नेक्स्ट जो चिट्ठी है उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे जस्ट कंसोलिडेट किया गया है 2013 में इंस्ट्रक्शन को। इसके बाद 2014 में और एक ऑर्डर आया। अब यहाँ पे 2014 में आके क्या फिर से होता है कि प्रोसीड्यूर को चेंज किया गया। क्या प्रोसीड्यूर चेंज किया गया कि ये जो सीजीए वैकेंसीज है इसको एनुअली अपडेट करने के बाद बोला गया, और ये जो एप्लीकेंट्स है जो सीजीए अपॉइंटमेंट्स अवेल करना चाहते हैं उनके लिए एक डिसेंडिंग ऑर्डर बनाने का बात किया गया। जो भी 55 के ऊपर है वो लोगों के लिए, 55 के जो नीचे है उनको आउटराइटली रिजेक्ट कर देने का बात यहाँ पे बोला गया। इसके बाद क्या आया, इसके बाद एक स्पेसिफिक टाइम लिमिटेड एक ऑर्डर आया जो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, वो एक कोर्ट केस की वजह से आया था। अब नेक्स्ट में क्या हुआ, नेक्स्ट में 2016 में फिर से एक रिवीजन हुआ। यहाँ पे क्या बोला गया कि जो विडो है डिसीज्ड एम्प्लॉय का, उनको 15 मार्क एडिशनल देने के लिए, और यहाँ पे जो बेसिक इनकम रिटर्न जो है एम्प्लॉय का, जो एम्प्लॉय कवर से मिलता है, वो सब का बात यहाँ पे बोला गया। और यहाँ पे बोला गया कि एम्प्लॉय का जो प्रोविडेंट फंड है उसमें कितना पैसा मिला, तो वो जो स्पेसिफाइड केसेस दैट 55 और मोर पॉइंट्स, तो वहाँ पे कंसीडर करने के लिए। तो फाइनेंशियल कंडीशन में जो ईपीएफ का जो पेंशन है, ठीक है, आपका जो एकोमोडेशन है, डिपेंडेंट्स है, ये सब चीज देखने का बाद बोला गया। और एक चीज देखने का बोला जाए, ये जो हैंडीकैप डिपेंडेंट्स को यहाँ पे प्रायोरिटी देने का बाद बोला गया। ये अच्छा कदम है। हैंडीकैप से अगर डिपेंडेंट है उनको नौकरी देना बहुत ही अच्छा कदम है। तो ये सब चीजों में थोड़ा थोड़ा सुधार कर दिया गया। मगर जो मेन बेसिक चीज है वो 98 का डीपी का ऑर्डर है। उसके बाद डिपार्टमेंट टाइम टू टाइम चेंज करते रहा, और लेटेस्ट जो चेंज हुआ वो 2016 में यहाँ पे आके देखने को मिला। और 2007 में ही डिपार्टमेंट वेटिंग लिस्ट का फॉर्मूला ला दिया था। अब क्या हुआ 2019 में क्या बोला गया कि ये जो कॉम्पेशनट ग्राउंड अपॉइंटमेंट से इसको 3 साल के लिए एबेंस में रखना चाहिए, जो वैकेंसी हुआ है 2018 तक। यानी कि 2018 से अगर आप 3 साल को जोड़ेंगे तो 2021 तक इसको ना देने का बात बोला गया। ठीक है, अभी ना देने का बात मतलब क्या है कि एबेंस मतलब उसको कुछ मत कीजिए। ठीक है, और ये बीएसएनएल बोर्ड का 188 मीटिंग का निष्कर्ष था। इसके बाद क्या हुआ, फिर 211 नंबर जो मीटिंग हुआ उसमें भी 3 साल का एबेंस करने के बाद बोला गया, जो 2000 केस बियॉन्ड 2022 31/3/2022, क्योंकि ट्रेस फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, और हवाला दिया गया 19 का ए लेटर नंबर को। तो ये चीज क्या हुआ, तो 2021 से 21 तक था, फिर 22 में आके फिर 3 साल के लिए आपका ये चीज बोला गया। तो 22 + 3 क्या होता है 25। तो उसीलिए आप लोग देखेंगे जब बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन का जो सीएचक्यू वेबसाइट में बार बार कॉम्पेशनट ग्राउंड लेके चिट्ठी होता है, क्योंकि 25 तक इसका पाबंदी है। इसके बाद फिर से कोई फ्रेश ऑर्डर नहीं आया है। तो अगर ये ऑर्डर नहीं आता है तो आप कॉम्पेशनट ग्राउंड को फिर से चालू कर दीजिए। देखिए यहाँ पे फिर एक लेटर नंबर का यहाँ पे हवाला दिया गया, और एक केस का बात बोला गया, दिलीप सिंह वर्सेस बीएसएनएल। जो केस में बोला गया जे
ये जो आपका 55 नंबर जो है, तो ये जो है ये आपका सिर्फ इस्टेब्लिश करता है प्राइमरी फेस एलिजिबिलिटी, एंटाइटलमेंट नहीं बोलता है। मतलब आपको मिल सकता है मगर मिलेगा एक गारंटी नहीं देता है। तो डिफरेंट केस से डिफरेंट बात सामने आता है। और जो अजय कुमार शर्मा का केस में भी सेम हुआ, यहाँ पे भी डिपार्टमेंट ने अपर हैंड ले लिया है और डिपार्टमेंट जो कॉम्पेंसेशनल ग्राउंड जो अपॉइंटमेंट है वो अपॉइंटमेंट मतलब जो फ्रीज करके रखा गया है, अबेंस में रखा गया है, उसी का पक्ष में ये आया है। तो देखिए ये डिपार्टमेंट अपना तरफ से ये चीज बोला है, मगर यहाँ पे जो एम्प्लॉय का तरफ से एम्प्लॉय का बेनिफिट के लिए जो चीज है शायद उसको नहीं बोला गया है। अगर कुछ है तो हम लोग वो लाने का कोशिश करेंगे आप लोगों के सामने। तो कॉम्पेंसेशन ग्राउंड में आपका क्या अभी पोजीशन है, एक कैप्टन अबेंस है, इसको स्थगित रखा गया है। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिए। और अगर कोई लिटिगेशन में जाना चाहते हैं, कोर्ट केस करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप लोग प्रिपेयर कीजिए और यूनियन से बात कीजिए। तो यूनियन से भी आप लोगों को बहुत सारा यहाँ पे मदद मिलता है। तो दोस्तों बस इस विषय में इतना ही हम लोग के पास जो आया था हम लोग शेयर किए। अगर इससे ज़्यादा आपको कोई जानकारी चाहिए, कोई स्पेसिफिक केस के बारे में जानकारी चाहिए या कॉम्पेंसेशनल ग्राउंड के बारे में और ज़्यादा डिटेल्स चाहिए, तो आप लोग अपना जो सवाल है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। और जितना भी कॉम्पेंसेशनल ग्राउंड अपॉइंटमेंट जो एलिजिबल एप्लीकेंट्स है वो लोगों से वीडियो को शेयर कीजिए। अगर कुछ भी मदद मिल सके तो एक अच्छा काम होगा, नेकी का काम होगा। नमस्कार।